मॉर्निंग। आज मैं इस क्लास में आपके साथ वाला हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी में, और आपके एग्जाम में भी ये यूनिट बेहद इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ प्रोमिनेंट टॉपिक हैं और उनसे लगातार क्वेश्चन आते हैं। एक तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन एसिमिलेशन प्लांट कैसे करते हैं। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। फोटो प्लांट हार्मोन्स, फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं प्लांट। तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और जितने भी क्वेश्चन आते हैं और लेस आप सॉल्व कर लेंगे यदि आपके बेसिक। तो हम लोग शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। कुछ क्वेश्चन भी हैं, उन क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को आपको समझना है और देन हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को डिस्कस करें। यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन अराइज होते हैं और वो क्वेश्चन क्या है पहले आप इसे समझ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें चार ही बायोमोलिक्यूल, सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म चार तरह के बायोमोलिक्यूल बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड लिपिड से, थर्ड इज अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन, एंड फोर्थ इज न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर हैं, उसी तरह से अमाइनो एसिड्स मोनोमर हैं, प्रोटीन्स पॉलीमर हैं। ये चार बायोमोलिक्यूल। अब मैं यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, उन क्वेश्चन के बेसिस पर आप नाइट्रोजन फिक्सेशन की इंपॉर्टेंस कोशिश करें। जैसे आप लोग ग्लूकोज के बारे में जानते हैं, यदि आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखेंगे, एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एंड एस टू ओ एच एंड से, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। यदि आप इस ओवरऑल ग्लूकोज के बायोकेमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो ये बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब मैं एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना लेता हूं। यदि मैं एक सिंपल अमाइनो एसिड जैसे एलेनिन का स्ट्रक्चर आपके सामने रखूं, एंड CH3, यदि आप यहां पर भी देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में आ गया नाइट्रोजन। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। यदि मैं एक और भी अमाइनो एसिड रखूं आपके सामने जिसे आप सिस्टीन के नाम से जानते हैं, तो अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ये जो आर चेन है वो अमाइनो एसिड में वेरी करती है। तो जो सिस्टीन है उसमें आर चेन CH2SH, और ये इसका अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन जहाँ ये CH3 लिखा हुआ है इसी में हम CH2SH ग्रुप और ऐड कर दें, ये हो जाएगा सिस्टीन। यदि हम इसके कंपोजिशन को देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। यदि मैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को आपके सामने और रखूं तो न्यूक्लियोटाइड में हमें क्या मिलता है, फॉस्फेट मिल जाते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड में मैं यहाँ एडेनिन बना लेता हूँ, इनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे।
ये एडेनिन है, ये राइबोज शुगर है और ये फास्फोरिक एसिड है। तो नाइट्रोजनस बेस में भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पर भी राइबोज शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जरा इस केस को देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और यहाँ पर फास्फोरस आ गया। सभी बायोमोलिक्यूल्स में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अब अगला क्वेश्चन ये आता है जो आपको सीखना है कि यदि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग भी ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। प्लांट को आप प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हो, हम लोग न्यूक्लियोटाइड भी हमारी सेल्स बना लेती हैं। यदि किसी ऑर्गेनिज्म को लिपिड्स बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है, अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करना है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स को बनाना है, तो उसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस ये एलिमेंट चाहिए। तो ये एलिमेंट मिलते कहां से हैं, कहां से आएंगे और ये किस फॉर्म में है, कैसे इनको यूज किया जाए? तो चलिए इसी पर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। यदि हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ N2। यहां पर मैं एटमॉस्फेयर टर्म यूज कर लेता हूं। एटमॉस्फेयर क्या है? गैसियस इन्वेलप अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो गैसियस इन्वेलप है उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जो कुछ एलिमेंट चाहिए, जो एलिमेंट बायोमोलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, सारे एलिमेंट सराउंडिंग्स में है, एटमॉस्फेयर में है या जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसके सराउंडिंग में है। चलो देखते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ N2 गैस, जो कार्बन है वो प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ CO2 गैस, जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ वाटर, जो हाइड्रोजन है सॉरी जो हाइड्रोजन है वो इन फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। इससे हमें ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। और देन इसके बाद हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सॉइल से मिल जाएगा, हमें सल्फर के डिफरेंट ऑक्सीडेशन जो स्टेट हैं ये सॉइल से मिल जाएंगे। जरा ध्यान से समझिए, बायोमोलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए जो एलिमेंट हमें चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर हमें फॉस्फेट चाहिए, वो हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में है। नाइट्रोजन का अल्टीमेट सोर्स क्या है? नाइट्रोजन गैस। आप जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसका लगभग 70% फ्रैक्शन कौन है? नाइट्रोजन है। लगभग 20% कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन को मैंने यहाँ रखा हुआ नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं, ये है इनका, ये सोर्स है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस समझो। इसमें मैं ऑक्सीजन को भी लिख लेता हूं। ऑक्सीजन, ये जो एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। कहने का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इनका डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अर्थात तो ये रिएक्टिव है, हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं, इनके बॉन्ड को रीअरेंज कर सकते हैं। क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का दूसरा मतलब है कि ये लेस स्टेबल हैं, कि लेस स्टेबल हैं, और इस वजह से इनका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहां समझिए, आपको कोई एक कप में चाय दे दे तो आप चाय तो पी लोगे क्योंकि प्रिपेयर करके दे दिया, लेकिन जिन जिन कंपोनेंट को या जो मटेरियल चाय बनाने के लिए यूज किए गए हैं, आप किसी अपने रिलेटिव के यहाँ जाए तो वो एक चम्मच चीनी ले आए, देन इसके बाद आपको ब्लैक कलर की जो चाय हम लोग यूज करते हैं
वो ले आए, आपके मुंह में एक चम्मच चीनी डाल दे, कह दे खा लो, फिर इसके बाद वही ब्लैक वाली चाय मुंह में डाल दी और फिर उस कहा आपसे खा लो, अदरक का एक टुकड़ा तुम्हारे मुंह में डाल दिया, तो ऐसे स्वागत आप अपना कराएंगे? नहीं यूज करोगे। उसी तरीके से ये तो जिस फॉर्म में नेचर में है वो रिलेटिवली लेस स्टेबल है और हमारे मेटाबॉलिक एंजाइम इनका यूज कर सकते हैं अपनी बायोसिंथेसिस या कैटालिटिक रिएक्शंस, सॉरी जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस है उसमें कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। जो CO2 गैस है ये भी स्टेबल है और जो नाइट्रोजन है ये तो एक्सेप्शनली स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। CO2 से भी ज्यादा स्टेबल कौन है? नाइट्रोजन है। और ये इतने स्टेबल है कि हमारा कोई भी मेटाबॉलिक एंजाइम इनके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता है आसानी से, या मैं ये कहूं कि रेयरली ब्रेक डाउन होगा। तो अब इनका यूज कैसे किया जाए? ये तो चलो हमने एक्वायर कर लिया, वाटर इनटेक हम लोग करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सराउंडिंग से, O2 एनवायरमेंट में है, हम लोग एयर को अपनी बॉडी में लेकर के आते हैं, उसी तरह से हमें वाटर के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सल्फेट या दूसरे इनऑर्गेनिक आयंस मिल जाएंगे जो हमारी बॉडी में आ रहे हैं और उनको हम सेल्स के लेवल पर यूज करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक गैसेस में N2 और CO2 प्रेजेंट है वो एक्सेप्शनली स्टेबल है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करते, हमारे पास मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं है जिससे हम इनको रिएक्शंस में यूज कर सकें। तो अब कार्बन लिविंग सिस्टम में कैसे आता है और नाइट्रोजन कैसे आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बन है CO2 के फॉर्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस CO2 को मेटाबॉलिकली यूज करते हैं वाया फोटोसिंथेसिस। तो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हो। फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटमॉस्फेरिक CO2 का यूज किया जाता है बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए। और आप जानते हैं ऐसा कुछ प्लांट और साइनोबैक्टीरिया ही करते हैं, मेनली प्लांट्स कर सकते हैं, तो मैं उन्हीं का नाम लिख लेता हूं, साइनोबैक्टीरिया भी करते हैं। तो CO2 का यूज यदि बायोमोलिक्यूल को बनाना है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चाहिए। तो कार्बन लिविंग सिस्टम में कैसे आता है? तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आता है। एटमॉस्फेरिक CO2 को यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में और उससे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और फिर उससे दूसरे बायोमोलिक्यूल को भी आगे डिस्कस। अब आते हैं N2। N2 भी बहुत स्टेबल है, एक्सेप्शनली स्टेबल गैस है और इसको डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए। जैसे हमें अमाइनो एसिड्स बनाना है, न्यूक्लियोटाइड्स बनाना है या दूसरे कोई एंजाइम्स बनाना है तो इसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो इस N2 को हमें क्या करना होगा? मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज में लाना होगा। और जो मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट है वो मोस्ट कॉमनली अमोनिया है। अमोनिया NH3 या अमोनियम आयन कह सकते हैं, NH4 प्लस। जरा ध्यान से समझिए, यदि हमें N2 गैस को अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग सिस्टम को यूज करना है तो इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। हमें N2 को मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जो कि प्राइमरली अमोनिया है, NH3 प्लस है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो NH3 प्लस रिलेटिवली ये लेस स्टेबल है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है और इसे यूज किया जा सकता है। हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहीं पर आप समझ लें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का मेटाबॉलिकली एक्टिव अमोनिया में कन्वर्जन ही नाइट्रोजन फिक्सेशन है। इसका मतलब एज ए स्टूडेंट आप ये सीख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो नाइट्रोजन हमें मिलता है इन फॉर्म ऑफ अमाइनो ग्रुप या इन फॉर्म ऑफ अमोनिया या नाइट्रोजन एटम, तो सारा नाइट्रोजन आया हुआ है इस प्रोसेस के। पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदला अमोनिया में, देन इसके डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिव फॉर्म को यूज किया जा सकता है। ये हमारा टॉपिक। तो अब आप यहां से ये समझ गए होंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स जो कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में है उनको यूज करते हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स को सिंथेसाइज
करने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस केस को समझ गए होंगे। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन को थोड़ा जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसी को यहां समझ लें। CO2 is metabolized only by photosynthetic organism. N2 is converted to metabolically useful form by only a few strain of bacteria. Metabolically useful का मतलब है अमोनिया में, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू होगा, और इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं केवल कुछ बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस तो सभी प्लांट करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया भी करते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमोनिया में है, ये केवल कुछ बैक्टीरिया ही करते हैं, जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। The most prominent chemical element in the living system are oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen and phosphorus. Autotrophic organism obtained oxygen, hydrogen and phosphorus element from their surrounding in form of water, O2 and inorganic phosphate, which are metabolically active. But carbon and nitrogen element are mainly available in form of CO2 and N2, which are extremely stable and chemically unreactive. Thus, carbon and nitrogen element are not directly available to living organism to synthesize biomolecule. Directly available नहीं है, इस वजह से इसे हमें बदलना पड़ा। तो अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की इंपॉर्टेंस को आप समझ पा रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअली में क्या है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को मैं एक पॉइंट में लिखने जा रहा हूं, और देन नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, के बारे में क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो बहुत सिंपल है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का मतलब हो गया नाइट्रोजन गैस की, या इसी को हम लोग बोलेंगे N2, या फिर इसी को कहेंगे डाई नाइट्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड से दो नाइट्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो डाई नाइट्रोजन कहें, N2 गैस कहें, या फिर इस तरह से प्रेजेंटेशन कर दें, बात वही है। रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into the ammonia called nitrogen fixation. अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने तरीके से हो सकता है, क्या प्रोसेस है, मैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ डिस्कशन कर चुका हूं, सभी लोग इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन लिख दी, रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू दी अमोनिया। अब इस रिडक्शन के बारे में बताएंगे। ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि ये रिएक्शन आसान नहीं है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचर में, या नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं नेचुरल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, या नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और दूसरे को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो गए। मैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, और इसका कॉन्सेप्ट यहीं खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो एक बहुत कॉमन फर्टिलाइजर होता है जिसे DAP के नाम से लोग खरीदते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, क्योंकि जो उनकी क्रॉप फील्ड है, उनमें जो क्रॉप है, प्लांट्स हैं, को प्रॉपर ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए, और सॉइल में उतना नाइट्रोजन है नहीं। क्या करते हैं, उसको कॉमर्शियली खरीदा और जाकर के सॉइल में उसे ऐड कर दिया। तो ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू बनाया गया, अर्थात इंडस्ट्रीज में
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज किया जाता है इस डाइमोनियम फॉस्फेट को प्रोड्यूस करने। लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये खर्चीला प्रोसेस है और यहाँ पर लगभग 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और इस टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या दूसरे एनर्जी सोर्सेज चाहिए। और जब वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं तो एक तो उसका जो कीमत है वो बढ़ जाती है और दूसरा इस इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू जब प्रोडक्शन होता है तो हमारे इन्वायरमेंट में कई सारे पॉल्यूटेंट आते हैं। एक तो महंगा है, टेक्नोलॉजी चाहिए, एक इंडस्ट्रियल सिस्टम चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सिस्टम होना चाहिए। सभी देशों के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपने हर एरिया में इंडस्ट्रीज या फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट्स को लगा सकें। और दूसरा ये है कि यदि लगाते भी हैं तो इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि पॉल्यूशन भी हो रहा है। इस वजह से यदि फर्टिलाइजर जो मार्केट से आप खरीदते हैं वो काफ़ी महंगा मिलता है। और इसको दूसरे एंगल से भी समझ लें कि दुनिया में हर जगह एक जैसी सिचुएशन नहीं है, हर जगह इंडस्ट्रीज नहीं है, तो हर जगह सॉइल में अमोनिया का लेवल इक्वल नहीं है और इसका कंट्रीब्यूशन भी 1% से कम है। फर्टिलाइजर आप जान रहे हैं बहुत यूज हो रहा है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन जो टोटल अर्थ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है उसमें बहुत कम। बातें दूसरी तरफ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें कोई इंडस्ट्री नहीं है, जो हमारे इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उसके थ्रू ही नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। साथ यहाँ पर हमें किसी एनर्जी इनपुट की बाहर से जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली होने वाला प्रोसेस है। नेचर में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसका रिडक्शन अमोनिया में या दूसरे जो नाइट्रोजनस फॉर्म है उसमें हो जाएगा जो यूजफुल है। ये नेचुरल प्रोसेसेस कौन है उसमें हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो नेचुरल जो प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन आप पढ़ते हैं तो ये 3 है। एक को हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरे को हम लाइटनिंग कहते हैं, थर्ड इज फोटो केमिकल। आप जानते हैं सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट रेज सन से हमारी अर्थ पर आती हैं और इन लाइट रेज में एनर्जी है। ये जो लाइट की एनर्जी है वो नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो गैस है उसमें N2 भी है और थोड़ा बहुत नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, भी स्टेबल है। नाइट्रिक ऑक्साइड को पोलराइज करते हैं और ओजोन अर्थात ये स्टिमुलेट करते हैं, रिएक्शन ट्रिगर करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन की। उसके रिजल्ट में रिएक्शन होता है, ये रिएक्ट होते हैं और बनता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो सनलाइट तो हमारी अर्थ पर आती है, तो ये सनलाइट स्टिमुलेट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन की रिएक्शन, जिसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड जिस हमारी अर्थ पर वाटर के साथ ये अर्थ पर आता है और ये रिएक्टिव फॉर्म है जो फाइनली कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रेट में या फिर अमोनिया में इसका कन्वर्जन कर लिया जाता है और ये यूजफुल फॉर्म में यूज हो जाएगा। लेकिन जो टोटल अर्थ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन केवल 2% है और इस 2% का कंट्रीब्यूशन कहता है ये लगभग इनसिग्निफिकेंट है, इसकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो टोटल अर्थ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है उसका 2% कंट्रीब्यूशन फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लाइटनिंग। जब बरसात होती है तो आप देखते हैं लाइटनिंग हो रही है, तो बरसात हो रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर भी है, मॉइस्चर भी ज्यादा है, लाइटनिंग हो रही है। लाइटनिंग क्या है? वो भी एक एनर्जी है। तो जो लाइटनिंग है ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर को ब्रेक करता है, वाटर को और ऑक्सीजन को ब्रेक करता है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज में कन्वर्ट कर देता है
और ये वाटर और ऑक्सीजन की हाईली रिएक्टिव स्पीसीज नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। फिर इस पॉइंट को समझ लें, वाटर और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। लाइटनिंग इस वाटर और ऑक्सीजन को पोलराइज करता है, इनके एटम्स को अलग करता है, फ्री रेडिकल्स में हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज में अलग कर दिया, और ये रिएक्टिव स्पीसीज नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं नाइट्रिक एसिड, और ये एसिड इस वाटर के साथ अर्थ पर आता है, और जब कुछ ज्यादा ही एसिड प्रोड्यूस हो जाए और यदि सॉइल में आ रहा है, इसी को आप एसिड रेन भी कहते हो, तो अर्थ पर नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ फॉल हो रहा है, अर्थात जो बरसात है, जो पानी गिर रहा है उसी के साथ आता है। इसका कंट्रीब्यूशन 8% है। दूसरा पॉइंट समझो, अर्थ पर सभी जगह बरसात नहीं होती रहती है पूरे साल, कहीं बरसात कम कहीं ज्यादा। जब बरसात नहीं हो रही है तो ये जो लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट है वो इक्वली नाइट्रोजन को सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, अर्थात सॉइल में नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं रह सकती है सभी जगह पर। और इन दोनों को मिला दें तो दोनों का कंट्रीब्यूशन लगभग आता है 10%। इसका मतलब जितना टोटल बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जो टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है इस अर्थ पर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उसमें इन दोनों का कंट्रीब्यूशन टोटल 10%। बच्चा कौन? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ बैक्टीरिया, ध्यान से समझिएगा, इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि इस अर्थ पर जो टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है उस नाइट्रोजन फिक्सेशन का 90% फिक्सेशन बैक्टीरिया कर रहे हैं। 90% फिक्सेशन बैक्टीरिया कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारी डिमांड है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिमांड है नाइट्रोजन फिक्सेशन की या इन फॉर्म ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन की, वो केवल यही प्रोसेस पूरा कर सकता है। इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना ये नाइट्रोजन पर ईयर बैक्टीरिया फिक्स कर देते हैं कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डिमांड को पूरा करते हैं। फ्यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, दिस अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अमोनियम आयन, और देन ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, फिर अलग अलग यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यही हमारा टॉपिक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां पर समझ लें कुछ बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं और कोई नहीं करता है। तो अब थोड़ा सा नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो ऑर्गेनिज्म है सेलुलर बेसिस पर आप इन्हें दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में फर्दर डिवीजन आप करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, और एक डिवीजन यदि हम लोग और भी कर लें जिन्हें आप प्रोटोजोन्स कहते हो, भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोट्स, इसमें भी दो डोमेन हैं, आप जानते हैं, यू बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज आर्किया। ये दोनों बैक्टीरिया। अब कहा जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो आप ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल और केवल कुछ प्रोकैरियोट्स करते हैं, फ्यू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब है बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोट्स हैं वही बैक्टीरिया। ना तो कोई एनिमल सेल, कोई भी
ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एनिमल किंगडम का हो, प्लांट या फंजाई हो या प्रोटोजोन हो, कोई नोन नहीं है। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो केवल कुछ बैक्टीरिया ही करते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ बैक्टीरिया करते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन आता है ये बैक्टीरिया ही क्यों करते हैं, बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों कर पाते हैं। देखिए, स्टेबल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइमेटिक सिस्टम चाहिए, एक पावरफुल एंजाइम चाहिए। यदि पावरफुल एंजाइमेटिक सिस्टम की जरूरत है तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है। नेचर ने क्या किया है, कुछ बैक्टीरिया को एक एंजाइम जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मैं इनको नाइट्रोजन फिक्सर्स लिख देता हूं। और यहां पर नाइट्रोजन फिक्सर टर्म को आप सभी लोग तो क्रिकेट की फिक्सिंग से मत जोड़ दीजिएगा, ये नाइट्रोजन फिक्सर्स 2090 के दशक में और 2005 तक के एरिया में ये फिक्सिंग वाला केस खूब हुआ करते थे, तो उसमें फिक्सर्स टर्म यूज किया जाता था, नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाइट्रोजन फिक्सर्स ही या कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों कर पाते, क्योंकि नेचर ने इनको कैपेसिटी दी कि ये सिंथेसाइज कर सके एंजाइम जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम ना तो एनिमल सेल कोड कर पाते हैं, प्लांट, फंजाई या प्रोटोजोन, अर्थात जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके जेनेटिक सिस्टम में इस एंजाइम को कोड करने का जीन ही नहीं है। कुछ बैक्टीरिया के पास जीन है जिससे वो प्रोड्यूस कर लेते हैं नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, और ये नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को N2 गैस को रिड्यूस कर देता है अमोनिया। अब मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम और बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इस पर थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक मैंने ये समझाने की कोशिश की नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आपने जाना। कुछ बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों कर पाते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि ये कोड कर पाते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, और ये एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में रिड्यूस कर देता है। ऐसा कोई दूसरा एंजाइमेटिक सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म में नोन नहीं है जिसके पास ये कैपेसिटी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, बस एंजाइम का नाम देखें तो इसका नाम है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, और जब आप किसी एंजाइम को एज ए कॉम्प्लेक्स एंजाइम पढ़ते हैं इसका मतलब है कि ये एंजाइम एक से ज्यादा डिस्टिंक्ट एंजाइम के मिलने से बना है। तो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट एंजाइम्स। एक को हम कहते हैं रिडक्टेज, नाम देते हैं रिडक्टेज, और जो दूसरा एंजाइम है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजनेज, जिसके नाम पर इस पूरे एंजाइम का नाम है। जैसे आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो फाइनली पायरुवेट बना ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, और एरोबिक कंडीशन में जो पायरुवेट है उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एंजाइम का नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को जब आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में कहते हैं ये 3 डिस्टिंक्ट एंजाइम का बना है, कई सारे एंजाइम। तो फिर मैं इस पॉइंट को रिपीट करता हूं, नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ 2 एंजाइम, वन इज रिडक्टेज, सेकेंड वन इज नाइट्रोजनेज। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के रिलेशन में। जब आप स्टडी करते हैं तो थोड़ा कुछ बेसिक पॉइंट को आप सभी लोग समझ लें। जो रिडक्टेज है इसे हम स्मॉल कंपोनेंट भी कहते हैं, स्मॉल कंपोनेंट। इसे रिडक्टेज को हम यफी यस प्रोटीन भी कहते हैं।
स्मॉल कंपोनेंट कहें या एफईएस प्रोटीन का नाम दें। नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को हम लोग लार्ज कंपोनेंट कहते हैं क्योंकि बायोकेमिकली ये बड़ा है। दूसरा, इसको हम लोग कहते हैं यमो एफईएस प्रोटीन। तो यहां पर आयरन सल्फर है और यहां पर मोलिब्डेनम आयरन सल्फर, तो यमो एफईएस प्रोटीन भी कह देते हैं। ये दोनों का नाम याद रखो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये स्मॉल कंपोनेंट, लार्ज कंपोनेंट, एफईएस प्रोटीन, यमो एफईएस प्रोटीन, ये नाम दे दिया। अब मैं थोड़ा रिडक्टेज के बारे में, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं। रिडक्टेज एंजाइम दो आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड से बनता है। रिडक्टेज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ टू आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड, और इन पॉलीपेप्टाइड को हम गामा पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। रिडक्टेज कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड। आइडेंटिकल का मतलब है दे आर प्रोडक्ट ऑफ सेम जीन। दो आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड हैं और दोनों पॉलीपेप्टाइड पर कलेक्टिवली एक एफईएस सेंटर है जिसमें 4 आयरन है और 4 सल्फर है। तो 4 एफई4एस सेंटर है, 4 आयरन 4 सल्फर सेंटर है और 2 पॉलीपेप्टाइड का बना है। ये रिडक्टेज का प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन कंपोजिशन है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस रखते हैं। जब हम नाइट्रोजनेज दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं तो नाइट्रोजनेज का कंपोजिशन क्या है? तो नाइट्रोजनेज एक टेट्रामर एंजाइम है। टेट्रामर है कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट। और यदि हम इस कंपोजिशन को भी ब्रेक करें तो ये अल्फा और बीटा का हेट्रोडाइमर है, डाइमर ऑफ डाइमर। इस डाइमर ऑफ डाइमर का कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझ लो। ये अल्फा बीटा डाइमर है, आप ऐसे समझ लें ये अल्फा बीटा डाइमर है। कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया, एक अल्फा एक बीटा का डाइमर है। इसी तरीके से जैसे ये सब यूनिट है अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर है, एक और हेट्रोडाइमर इसके साथ अल्फा और बीटा का एसोसिएटेड है तरह से। तो ये भी अल्फा और बीटा हेट्रोडाइमर हो गया। दोनों अल्फा और हेट्रोडाइमर, कोई भी एक इंडिविजुअल हेट्रोडाइमर कैटालिटिकली एक्टिव है, अर्थात ये अपनी बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो कैटालिटिकली एक्टिव कंपोनेंट है, इसका मतलब ये दो एंजाइम, सेम एंजाइम एक साथ हैं, अर्थात एक सिंगल अल्फा बीटा डाइमर एज ए एंजाइम फंक्शन करता है। और यहां पर क्योंकि दो अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर एसोसिएटेड है, इसका मतलब ये दो एंजाइम हैं, तो एक ही साथ हैं लेकिन दोनों एंजाइम हैं और दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इनके इसी को हम लोग यमो एफईएस प्रोटीन भी कहते हैं। इस एंजाइम पर 2 आयरन या 2 मेटल सेंटर हैं। एक मेटल सेंटर है जिसको हम लोग कहते हैं यमो एफईएस सेंटर, मोलिब्डेनम आयरन सल्फर सेंटर, जिसमें जो मोलिब्डेनम है इसका एक आयन होता है, यहां नंबर भी याद रखिएगा। जो मोलिब्डेनम है का एक आयन होगा, जो आयरन है उसके 7 होंगे और जो सल्फर है वो 9। तो यदि कंपोजिशन देखेंगे तो 1, 7 और 9 यमो एफईएस मोलिब्डेनम कंटेनिंग प्रोटीन है। साथ साथ में इसमें एक और भी आयन सेंटर पाया जाता है, उस आयन सेंटर को हम पी क्लस्टर कहते हैं, पी क्लस्टर। ये 2 आयन सेंटर हैं। तो जब एक अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर में ये 2 आयन सेंटर हैं तो इसी तरह से दूसरे में भी होंगे। तो यहां पर भी हमें
पी क्लस्टर मिल जाएगा और यमो एफईएस सेंटर मिल जाएगा। इस तरीके से सेम, तो मैं एक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, दूसरे में आप अंडरस्टूड रखें, सेम कंपोजिशन होगा। तो यहां तक आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अब मैंने भी पी क्लस्टर में आपको ये नहीं बताया कि पी क्लस्टर में कौन कौन से आयन्स हैं। तो पी क्लस्टर में आयरन और सल्फर है, अर्थात एफईएस सेंटर है, और इस एफईएस सेंटर में 8 आयरन है और 7 सल्फर है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से दो एंजाइमेटिक सिस्टम कलेक्टिवली बनाते हैं नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अब यहां पर रोल क्या है, ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है इसका फंक्शन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में रिड्यूस करना। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करता है और इसे रिड्यूस कर देता है अमोनिया में। और ये रिडक्शन नाइट्रोजन का रिडक्शन अमोनिया में नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की डाइमेरिक यूनिट पर कहां पर होगा, तो जो एमओएफईएस सेंटर है ये एक्चुअल साइट है जहां पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का रिडक्शन अमोनिया में होता है। अब ये तो नाइट्रोजन है, जरा इसको देखेंगे तो ये यहां पर एक नाइट्रोजन गैस का मतलब है 2 नाइट्रोजन एटम, और एक अमोनिया में तो एक ही नाइट्रोजन एटम है NH3, इसका मतलब 2 अमोनिया प्रोड्यूस हुए होंगे। और यदि एक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है तो 2 अमोनिया में टोटल 6 हाइड्रोजन होंगे, और 6 हाइड्रोजन का मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन यूज किए गए हैं और 6 प्रोटॉन यूज किए गए हैं। यहां पर हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो 2 नाइट्रोजन एटम थे उन नाइट्रोजन एटम को 3-3 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे दिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गेन करता है तो हम उसे कहते हैं कि वो रिडक्टिव प्रोसेस है। तो इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गेन किया तो प्रोसेस को क्या नाम देंगे, रिडक्शन। इसी वजह से मैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में रिडक्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूं, रिडक्शन कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां से आएंगे, तो उस केस को समझिए। जो रिडक्टेज एंजाइम है ये क्या करता है, रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसे कहते हैं फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन को रिडक्टेज एक्वायर कर लेता है और अपने एफईएस सेंटर पर ट्रांसफर कर लिया। अर्थात रिडक्टेज एंजाइम ने इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया फेरिडॉक्सिन से। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया, एक्वायर करते ही ये बाइंड करता है एटीपी के साथ। तो इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया, इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने का मतलब है ये रिड्यूस हुआ और उसी के साथ किसके साथ बाइंड हुआ, एटीपी के साथ। जैसे एटीपी के साथ बाइंड हुआ इसकी एफिनिटी बढ़ गई इस नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के लिए और ये आकर के एसोसिएट कर गया नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के साथ, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोजनेस को। और जब इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो इलेक्ट्रॉन पहले ट्रांसफर हुआ पी क्लस्टर पर, देन पी क्लस्टर से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है मोलिब्डेनम आयरन सल्फर सेंटर पर, और ये मोलिब्डेनम आयरन सल्फर सेंटर इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है नाइट्रोजन पर और फाइनली प्रोड्यूस होता है अमोनिया। इस तरह से एंजाइमेटिक सिस्टम काम करता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस केस को समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट समझ दो, रिडक्टेज एंजाइम हाईली सेंसिटिव है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन इसके इस मेटल सेंटर के साथ रिएक्ट करता है और इसको इनएक्टिव कर देता है। तो जो रिडक्टेज एंजाइम है नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स का वो हाईली सेंसिटिव है ऑक्सीजन से। अगला क्वेश्चन होता है क्या नाइट्रोजनेज एंजाइम भी ऑक्सीजन से सेंसिटिव है? तो दोनों एंजाइम चाहे वो रिडक्टेज हो या फिर नाइट्रोजनेज हो, ये दोनों एंजाइम ऑक्सीजन से सेंसिटिव हैं। और ऑक्सीजन से सेंसिटिव होने का मतलब है कि एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन इन एंजाइम्स के मेटल सेंटर्स के साथ रिएक्ट करता है और इसको इनएक्टिव कर देता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो एरोबिक प्रोसेस तो नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
इसका एंजाइम ही इनएक्टिव हो जाएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को कौन सा एनवायरमेंट फेवर करेगा? तो आपका आंसर होगा एनारोबिक एनवायरमेंट। ध्यान रखिएगा, कौन सा एनवायरमेंट? एनारोबिक एनवायरमेंट ही क्या करेगा? इसे फेवर करेगा। एरोबिक एनवायरमेंट इसे फेवर नहीं करेगा। तो यहां तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम का जो प्रोटीन सब यूनिट कंपोजिशन है वो आप सभी समझ गए होंगे। जरा यहां पर देखेंगे, रिडक्टेज है, यफी प्रोटीन कहते हैं इसे, मोलिब्डेनम यफीएस प्रोटीन कहते हैं। जब हम स्मॉल कंपोनेंट या रिडक्टेज कोई स्मॉल कंपोनेंट कहते हैं, और इसमें एक ही आयरन सल्फर क्लस्टर है 4Fe4S सेंटर। दूसरा जो कंपोनेंट है ये, इसे हम लार्ज कंपोनेंट कहते हैं, इसे यमोएफीएस प्रोटीन भी कहते हैं। 2 अल्फा 2 पॉलीपेप्टाइड का, 2 अल्फा 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड का ये एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक जो फंक्शनल यूनिट है वो अल्फा और बीटा हेट्रोडाइमर का बनता है। इस वजह से इसमें 2 सब यूनिट्स हैं। सभी लोग आप समझ पा रहे होंगे। कुछ ऐसे भी एंजाइम हैं नेचर में, तो जो मोस्ट कॉमन एंजाइम है उनमें जो सेंटर है वो यमोएफीएस सेंटर है। लेकिन कुछ ऐसे भी नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम बैक्टीरिया में नोन है अल्टरनेटिवली कि यदि मोलिब्डेनम नहीं है तो वो वेनेडियम को यूज कर लेते हैं एज ए मेटल आयन। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अल्टरनेटिव एंजाइम्स हैं। मोलिब्डेनम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। मोलिब्डेनम यदि नहीं है, क्योंकि सॉइल में हर जगह एक जैसा तो कंपोजिशन है नहीं, तो वहां पर वेनेडियम भी यूज किया जा सकता है। तो मोलिब्डेनम की जगह और कौन सा मेटल आयन यूज हो सकता है? तो वेनेडियम, और कुछ और भी हैं जो आयरन को ही जो है प्रॉपरली यूज करते हैं। तो ये बात यहां तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। जो मैंने आगे समझाया ये वही केस है। चलिए रिएक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। पेरिडॉक्सिन रिड्यूस्ड स्टेट में है, इससे इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लिया रिडक्टेज ने 4Fe सेंटर पर। देन यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है ये एटीपी के साथ बाइंड करता है, कन्फर्मेशनल चेंज आया, ये जाकर के नाइट्रोजनेज एंजाइम के साथ बाइंड कर गया और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया पी क्लस्टर को। पी क्लस्टर से इलेक्ट्रॉन मोलिब्डेनम सेंटर पर, और वहां से ये अमोनिया नाइट्रोजन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और कन्वर्जन हो जाता है अमोनिया में। अब इस रिएक्शन में एटीपी भी कंज्यूम होता है। क्वेश्चन आता है एटीपी कैसे कंज्यूम होता है और कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं? एक स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में कितने एटीपी कंज्यूम हुए? एटीपी का रोल क्या है उसे समझिए। जो रिडक्टेज एंजाइम है इसने इलेक्ट्रॉन को एक्वायर किया फेरिडॉक्सिन। तो जैसे मैं रिडक्टेज एंजाइम हूं, तो मैंने इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लिया फेरिडॉक्सिन से। इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया, देन इसके बाद मैं एटीपी के साथ बाइंड हुआ, और बाइंड होने के बाद मैं गया और मैं नाइट्रोजनेज के साथ कॉम्प्लेक्स मैंने बना लिया। मैं नाइट्रोजनेज के साथ आकर के एसोसिएट हो गया। तो जैसे ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है और इसके साथ आकर के एसोसिएट कर गया फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन जब इसके साथ एसोसिएट किया था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और साथ साथ में ये एटीपी के साथ भी बाइंड है। तो ये फेरिडॉक्सिन आकर के एसोसिएट कर गया। देन ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा नाइट्रोजनेज पर। जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो ये अपने बाउंड एटीपी को हाइड्रोलाइज कर लेता है एडीपी और पीआई में। तो बाउंड एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा एडीपी प्लस पीआई में। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, उसी ट्रांसफर रिएक्शन के साथ एटीपी हाइड्रोलाइज कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिया, एटीपी हाइड्रोलिसिस हो गई और ये डिसोसिएट हो जाएगा। और जो दूसरा एंजाइम है, दूसरा जो रिडक्टेज एंजाइम है, वो आकर के इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो एक से ज्यादातर कई सारे मल्टीपल रिडक्टेज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करते हैं, एटीपी के साथ बाइंड करते हैं और नाइट्रोजनेज के साथ आकर के एसोसिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, दूसरा आ जाता है। इस मैनर में ये रिएक्शन चलती रहती है। अब यहां पर एक केस और समझ लो। जब रिडक्टेज एक इलेक्ट्रॉन को अपने एफईएस सेंटर से और नाइट्रोजनेज के पी क्लस्टर पर ट्रांसफर करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में 2 एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं। तो एक सीधा रिलेशन है
वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कितने एटीपी कंज्यूम होंगे? तो आपका आंसर है 2 एटीपी। और ये एटीपी कंज्यूम कौन कर रहा है? तो ये कंज्यूम कर रहा है रिडक्टेज। 2 एटीपी कंज्यूम हो जाएंगे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम का कौन सा एंजाइम कंपोनेंट एटीपी कंज्यूम करता है, और वो एटीपी कब कंज्यूम कर रहा है। एटीपी कंजप्शन किसके लिए हुआ? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के लिए हुआ, न कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करने के लिए। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो यहां पर लिखा हुआ है। Fe protein is reduced by ferredoxin and then bind to ATP. The hydrolysis of bound ATP are thought to causes conformational change of Fe protein that facilitate transfer of electron to MOFE protein. तो ये ATP हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कंफर्मेशनल चेंज और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का पल्ड है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब इसी पॉइंट पर आते हैं। एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का रिडक्शन 2 अमोनिया में होगा, और जब 2 अमोनिया में होगा तो एक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है तो 2 अमोनिया में 6 हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब जब यदि हमें 2 अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 6 ही प्रोटॉन चाहिए। यदि 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी तो 12 एटीपी कंज्यूम हो जाएंगे, 12 एटीपी। तो यहां से हमें 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे तो 12 एटीपी कंज्यूम हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये 2 प्रोटॉन का रिडक्शन कर देता है हाइड्रोजन गैस में। ये रिएक्शन नाइट्रोजन रिडक्शन के साथ एसोसिएटेड है। नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम जब एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का रिडक्शन 2 अमोनिया में करता है तो इस रिडक्शन के साथ साथ ये 2 एडिशनल प्रोटॉन को रिड्यूस कर देता है हाइड्रोजन गैस में। तो यदि 2 प्रोटॉन यूज किए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो आप ध्यान से समझिए 2 इलेक्ट्रॉन और एडिशनल यूज हो गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन यूज हुए 8, इतने ही प्रोटॉन यूज हो जाएंगे। उसमें से 8 प्रोटॉन में 3 जो 6 प्रोटॉन है वो तो अमोनिया के पास गए 2 अमोनिया में, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो अमोनिया में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो 2 एडिशनल प्रोटॉन जो इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस है उसको दे दिए। ये रिएक्शन तो कपल्ड है। ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो तो बदल जाएगी क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं। इस बेसिस पर ये जो एटीपी का कंजप्शन है वो 16 एटीपी हो जाएगा। तो आपसे कभी ये पूछा जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कितने इलेक्ट्रॉन कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 8 इलेक्ट्रॉन और 16 एटीपी। कुछ स्टूडेंट यहां सोचते हैं नहीं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का रिडक्शन तो अमोनिया में हुआ और यहां पर तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, इसका मतलब 12 एटीपी। तो मैं एक आपको बताता हूं, आप यदि मार्केट में पेन खरीदने जाएं और आपने एक 100 रुपए का एक पेन खरीदा और पेन बेचने वाले ने कहा कि इस पेन पर आपको एडिशनल जीएसटी देना पड़ेगा, और आपने 100 रुपए पर 18 रुपए एडिशनल जीएसटी दी, तो आपने 118 रुपए खर्च किए। तो यदि मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ये पेन कितने में मिला, तो आप ये नहीं कहोगे 100 रुपए का है, आप कहोगे ये हमें 118 रुपए का मिला। तो आपके पैसे तो ज्यादा खर्च हुए ना। उसी तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जब रिडक्शन होता है तो एक हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है H2, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एडिशनल कंज्यूम हो जाते हैं। ये ऑब्लिगेटरी कपल्ड रिएक्शन है। पता नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है, एंजाइमेटिक सिस्टम इवॉल्व हुआ तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अभी पता नहीं है। तो इस वजह से हम इस कैलकुलेशन को स्टेब्लिश करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। एक केस आर बायोकेमिकल रिएक्शन के हिसाब से और समझ लें कि जब नाइट्रोजन का रिडक्शन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का रिडक्शन अमोनिया में होगा और ये नाइट्रोजन जब MOFE सेंटर पर बाइंड होगा, तो जब नाइट्रोजन N2 यहां पर बाइंड होगा तो तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक इसका कन्वर्जन अमोनिया में ना हो जाए। और थोड़ा सा ओवरऑल रिएक्शन की बात कर लेते हैं, तो जरा ध्यान से समझिए। ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस जो नाइट्रोजनेज एंजाइम के MOFE सेंटर पर बाइंड है। ये यहां पर बाइंडिंग इसकी है,
और ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग नाइट्रोजन है। ये 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर किए जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ये मीडियम से 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इसे दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इसे दे दिया, तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इस नाइट्रोजन को, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इस नाइट्रोजन को, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में ब्रेक हो गया, और इसे कहते हैं डाइइमाइड। और ये भी रिलीज नहीं हुआ, तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक कि इसका कन्वर्जन अमोनिया में ना हो जाए। दूसरे स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो ये मीडियम से 2 प्रोटॉन ले लेगा। इसका मतलब दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक एडिशनल हाइड्रोजन आ जाएगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अब 2 हाइड्रोजन दोनों के साथ बाइंड हैं, तो हम इनको 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे चुके हैं। इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। यदि हम एक एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और दे दें तो इनका जो नाइट्रोजन एटम्स का सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये इन फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज हो जाएंगे। तो तीसरे स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन इस पर ट्रांसफर किए, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे तो NH3 प्लस NH3 इस तरह से 2 अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी रिएक्शन के साथ क्योंकि 2 प्रोटॉन एडिशनली रिड्यूस हो जाते हैं, 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है हाइड्रोजन गैस में। ये कन्वर्जन भी होगा और यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन एडिशनल देने पड़ेंगे, ये हाइड्रोजन गैस भी इसी के साथ प्रोड्यूस होगा। तो यदि ओवरऑल रिएक्शन को देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हमें कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़े हैं, हमें 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़े। एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करने के लिए 8 ही प्रोटॉन हमें ट्रांसफर करने पड़े, रिक्वायरमेंट है। और यदि हम 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए 2 ATP कंज्यूम होते हैं, तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए हमारे कितने ATP कंज्यूम होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स एंजाइम इस ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग नाइट्रोजन के साथ साथ जो सेकेंडरी कंपाउंड, सेकेंडरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं, उसमें जैसे एसिटाइलिन है, इसको भी यूज कर सकता है, या आप लोगों ने साइनाइड का नाम सुना हो, उसे भी यूज कर सकता है, या फिर एजाइड, इनको भी, इनके ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है। अर्थात इसका जो नेचुरल सबस्ट्रेट है वो तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, लेकिन जो दूसरे ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड हैं जैसे एसिटाइलिन है, साइनाइड है या एजाइड है, इनका भी रिडक्शन कर सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा नेचुरल जो सबस्ट्रेट है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस की, और कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, कैसे कंज्यूम हो रहा है, उस रिलेशन को आप सभी लोग समझ गए हैं। इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन है, तो रेड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन का डोनर है। जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर फेरिडॉक्सिन, थायोरिडॉक्सिन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की बात करें। अगला एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक एंजाइम है, नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। इस एंजाइम की एक्टिविटी को नाइट्रोजन फिक्सर्स कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कंट्रोल 3 लेवल का है। जब आप कन्वेंशनली मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ते हैं तो मेटाबॉलिक रेगुलेशन भी पढ़ते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, TCA साइकिल है, बीटा ऑक्सीडेशन है, या कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस है। जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेगुलेशन भी पढ़ते हैं, और उसमें आप रेगुलेटरी एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। और जब वो उनके रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो आप उनका कोवेलेंट मॉडिफिकेशन,
या फिर एलोस्टेरिक रेगुलेशन पढ़ते हैं या ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। उसी तरह से नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम का भी रेगुलेशन है, और ये रेगुलेशन भी 3 लेवल का है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन है, ट्रांसक्रिप्शनल और कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। अभी आपने जाना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लार्ज अमाउंट में एटीपी की रिक्वायरमेंट, एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए 16 एटीपी चाहिए। यदि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में एटीपी का लेवल लो है, एटीपी का लेवल लो है, तो इसका दूसरा मतलब है एडीपी कंसंट्रेशन हाई होगा। जब बैक्टीरिया के पास एनर्जी ही नहीं है तो फिक्सेशन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो जब बैक्टीरियल सेल में एडीपी का लेवल बढ़ता है तो ये हाई लेवल ऑफ एडीपी नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की एक्टिविटी सप्रेस कर दे। एडीपी इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजनस, thus ATP ADP ratio drops as the ATP ADP ratio drop, nitrogen fixation is blocked। जैसे ही ATP का कंसंट्रेशन रिड्यूस होता है, ADP का लेवल बढ़ता है, तो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस कर जाती है। दूसरा आप लोग जानते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का एग्जांपल ले लें। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल सफिशिएंट अमाउंट में सिंथेसाइज होता है हमारी सेल्स के लेवल पर, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ HMG कोए रिडक्टेज रेगुलेटरी एंजाइम। तो जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट सफिशिएंट अमाउंट में हो गया तो एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है। उसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, और जैसे ही अमोनिया का लेवल बैक्टीरियल सेल में बढ़ता है तो ये अमोनिया कुछ प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और उनके इंटरेक्शन के साथ एक सिग्नलिंग कैस्केड रिएक्शन स्टार्ट होता है, जो सिग्नल उसके जीन तक शिफ्ट होगा और जो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स एंजाइम का एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस कर जाता है। इसका मतलब जब अमोनिया का कंसंट्रेशन बैक्टीरियल सेल में ज्यादा है तो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स एंजाइम का ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होता है, सेपरेशन हो जाता है, अर्थात बैक्टीरियल सेल इस एंजाइम को कोड करना रिड्यूस कर देते हैं और धीरे धीरे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। तीसरा है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। नाइट्रोजनस जो रिडक्टेज या नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, इसका एडीपी राइबोसाइलेशन कर दे। एडीपी राइबोसाइलेशन, जैसे एडीपी राइबोसाइलेशन करते हैं वो इनहिबिट हो जाता है, जैसे फास्फोराइलेशन। उसी तरीके से एडीपी राइबोसाइलेशन, जैसे कॉलरा टॉक्सिन का एडीपी राइबोसाइलेशन या डिप्थीरिया टॉक्सिन का एडीपी राइबोसाइलेशन, ट्रांसलेशन इलॉन्गेशन फैक्टर EF2 का। उसी तरीके से यदि नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स एंजाइम का एडीपी राइबोसाइलेशन कर दें तो एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है। तो कुछ बैक्टीरिया कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में एडीपी राइबोसाइलेशन करते हैं, आर्जिनिन रेसिड्यूज, आर्जिनिन 101 पर एक एडीपी राइबोज ग्रुप ऐड कर लेते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस कर जाती है। इस क्लास में मैंने आपके साथ ये डिस्कशन किया कि कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, और आपको पता है कुछ बैक्टीरिया ऐसा कर सकते हैं जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। अगली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नाइट्रोजन फिक्सर्स को, कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, जिसमें फ्री लिविंग कौन है, सिम्बायोटिक कौन है, और सिम्बायोटिक में जो राइजोबिया फैमिली के बैक्टीरिया हैं वो कैसे सिम्बायोसिस एस्टेब्लिश करते हैं, प्लांट और बैक्टीरिया के बीच कैसे सिग्नल्स के एक्सचेंज होते हैं, और उनके मॉलिक्यूलर लेवल पर, उनके सेलुलर या जेनेटिक लेवल पर कैसे चेंज होते हैं, किस तरह से एक्सप्रेशन पैटर्न बदलता है, और एक बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से मूव करके, सराउंडिंग एरिया से मूव करके प्लांट की बॉडी में इंटर करता है और प्लांट उसका स्वागत करता है नोड्यूल प्रोड्यूस करके, और उस नोड्यूल में बैक्टीरिया रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, प्लांट उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से दोनों का एक म्यूचुअलिस्टिक अट्रैक्शन एस्टेब्लिश होता है। उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।